नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद झंझन देवी का जंगल उस दिन बिल्कुल शांत था और जंगल के एक सुनसान हिस्से में एक युवक और एक युवती बैठे हुए थे जो पहले से आराम से बातें कर रहे थे। मतलब जो पहले आराम से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में नजदीकी आती चली गई और वे संबंध बनाने लग जाते। वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ चुके थे संबंध बनाते बनाते दोस्तों। और दोस्तों, उसी दौरान गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अचानक उसने झाड़ियों की तरफ देखा जहां से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जिज्ञासा के कारण वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगा कि ये आवाज कहां से आ रही है। और जब उसने देखा तो वह देखकर दंग रह गया। उसने उन दोनों छात्र और छात्राओं को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा और बिना कहे वहां से वो तुरंत निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा कि देखो क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़के लड़कियां कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो अपने जहां वो काम करता था वहां वो पहुंच जाता है। मतलब वो एक फार्म हाउस पर काम करता था, वहां वो पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर अपने मालिक से बोलता है कि मालिक देखो वहां ये हालत में एक लड़का लड़की हैं। मालिक अचानक गुस्से में आ जाता है, उसके पास रखा हुआ डंडा उठाता है और साथ में रखी कुल्हाड़ी को भी लेकर चलने को कहता है अपने नौकर से। जाते जाते उसने अपनी जेब में कुछ सामान रखा और दोनों तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं दोस्तों। वहां का माहौल वैसा ही था जैसे उस नौकर ने देखा था पहले। दोनों युवक युवती अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि खतरा उनके अब निकट आ चुका है। उधर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था दोस्तों। दोनों अपने घर पर नहीं लौट पाए थे। परिवार वालों को चिंता होने लगी, लेकिन उन्हें यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शायद कहीं चले गए होंगे घूमने, क्योंकि वो दोनों पड़ोस में रहते थे। बस उनकी जाति अलग अलग थी, इसलिए घर वालों को डर था कि कहीं समाज या रिश्ते के दबाव में घर छोड़कर ना भाग गए हों वो दोनों। करीब 14 दिन बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जंगल के भीतर 2 शव मिलने की खबर सामने आती है। पुलिस और परिवार वाले जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य बेहद डरावना था दोस्तों। जो शव थे, शवों के पास कुछ इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम पड़े मिले दोस्तों, जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मामला क्या सामान्य है या नहीं है। शुरुआत में पुलिस के पास ज्यादा सबूत नहीं थे दोस्तों, लेकिन उन्हीं कॉन्डोम को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया। पुलिस को शक था कि इन दोनों के साथ कोई गंभीर वारदात हुई है। आगे चलकर यही छोटी सी चीज इस पूरे केस को सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी। मतलब जो जो कॉन्डोम मिले थे वो बहुत बड़ा सुराग बनने वाले थे पुलिस के लिए दोस्तों। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी है, ये नए लड़के लड़कियों के लिए एक सीख का काम करेगी। तो कहानी को पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा, स्किप जरा भी मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2017 में घटी इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था दोस्तों। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली साक्षी नाम की लड़की और उसी कॉलेज में पढ़ने वाला मोनू एक दूसरे से बेहंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों अक्सर साथ देखे जाते थे, अपने घर में भी और कॉलेज में भी, और अपने भविष्य को सपने साझा किए करते थे कि मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो ज़्यादातर नवयुवक और नवयुवतियां करते हैं दोस्तों। शायद आपने भी करी होंगी। 11 अगस्त 2017 को दोनों ने तय किया कि कहीं बाहर घूमने चला जाए। बातचीत के दौरान होटल जाने का विचार सामने आया, लेकिन फिर उन्हें डर लगने लगा कि वहां होटल में जाएंगे तो पहचान पत्र मांगा जाएगा, आधार मांगा जाएगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वो दोनों कुंवारे थे दोस्तों। और शायद बात घर तक भी पहुंच जाने का उनको डर था, और शायद इस कारण से बदनामी भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बाहर कोई सुनसान जगह जाने का फैसला तय किया। कभी उनके दिमाग में नदी किनारे जाने की बात आती तो कभी दूसरी जगह जाने की। काफी देर दोनों ने सोच विचारने के बाद झंझन देवी के जंगल में जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वहां कोई पहचानने वाला भी नहीं है और कोई रफड़ा भी नहीं होगा, और हम सेफली अपने मिलमुला के लौट आएंगे और अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे। उन्हें क्या पता था दोस्तों कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला होने वाला है।
घर से निकलते वक्त दोस्तों साक्षी ने अपनी चाची से कहा कि चाची आज मुझको लौटने में थोड़ा समय लग जाएगा, आप मेरी चिंता ना करिएगा, मैं अपने टाइम से घर आ जाऊंगी। वहीं छतरपुर में अपनी चाची के यहाँ रहकर जो पढ़ाई कर रही थी, मतलब साक्षी चाची के यहाँ पढ़ाई कर रही थी, उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि यह उसकी आखिरी बातचीत होने वाली है अपनी चाची के साथ। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, घड़ी में करीबन 6 बज चुके थे, लेकिन साक्षी घर पर नहीं लौटी। पहले तो परिवार ने सोचा शायद किसी सहेली के यहाँ रुक गई होगी, जो अमूमन होता है दोस्तों, हम आप लोग कभी जाते थे तो ऐसे लगता लेट होने पे किसी के रुक गए हों। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया चिंता घर वालों की ओर बढ़ने लग जाती है। दूसरी तरफ मोनू भी अपने घर पर नहीं पहुंचा था। अब दोनों परिवारों की बेचैनी जो थी लगातार बढ़ती जा रही थी। जो अक्सर होता है दोस्तों, जब अपन टाइम पर घर नहीं पहुंचते तो घर वालों का यही रिएक्शन होता है जो इन बच्चों के हुआ था। कुछ देर बाद साक्षी के परिवार वाले मोनू के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोनों नजदीक ही रहते थे दोस्तों। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मोनू भी सुबह से गायब है। यह सुनते ही दोनों परिवारों वालों को समझ में आ गया शायद दोनों ही साथ में कहीं निकल गए हैं। घर वालों ने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों, सब जगह पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोनों के मोबाइल नंबर लगातार मिलाए जा रहे थे, मतलब घर वाले मोनू को फोन लगा रहे थे और साक्षी के अपने बेटी को फोन लगा रहे थे, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था दोनों का। इसके बावजूद परिवार वालों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। शायद उन्हें भरोसा था कि दोनों शायद प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो शायद अपने आप टाइम पर लौट आएंगे, और शायद उनको पुलिस का ये भी डर था कि समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों दिन गुजरते चले गए। पहले एक दिन गुजरा, 2, 3, 4 ऐसे दिन गुजरते चले गए, लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। परिवार वाले सब संभव कोशिश कर रहे थे। 25 अगस्त 2017 को झंझन देवी के एक किसान था, जहां मतलब जो जंगल था वहां से किसान गुजर रहा था, उसके साथ उसका कुत्ता भी था। अचानक किसान की नजर अपने कुत्ते के मुंह पर पड़ जाती है। कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ जैसा कुछ था जो पूरी तरह से सड़ चुका था। यह दृश्य देखकर किसान के होश उड़ गए। तेज बदबू आ रही थी और साफ समझ में आ रहा था कि मामला बेहद गंभीर है दोस्तों। मतलब कुत्ता जो निकल रहा होगा तो उसने वो हाथ पकड़ लिया मुंह में, आप भी समझ सकते हैं। घबराया हुआ किसान तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पूरी बात बताता है पुलिस को। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही जांच आगे हुई, मतलब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, मामला और भी डरावना निकलता चला गया। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जंगल में पहुंच चुके थे। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी शुरू की। लगभग 200 मीटर के दायरे में इंसानी हड्डियों के कई टुकड़े पड़े मिले थे। हर हिस्से को सावधानी से इकट्ठा किया गया। मतलब जिसने भी इनका कत्ल किया था इन दोनों बच्चों का, उनकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग बिखेर दिए थे। जब हड्डियों को जोड़ तोड़कर देखा गया तो पता चला कि वे किसी एक नहीं बल्कि 2 इंसानों के थे। यही खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई दोस्तों, जो अक्सर होता ही है। उधर मोनू और साक्षी के परिवार वाले पहले से अपने बच्चों की तलाश कर रहे थे। जैसे ही उन्हें जंगल में 2 शव मिलने की खबर प्राप्त होती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। जांच के दौरान पुलिस को दोस्तों वहां एक जहरीली दवा की शीशी भी मिलती है। थोड़ी दूरी पर इस्तेमाल किए हुए 2 कॉन्डोम पड़े भी मिलते हैं। आसपास ऐसी चीजें भी दिखाई दी जिनसे लग रहा था कि वहां किसी ने खाना पीना खाया है और संभवतः शराब भी पी है। इन सब बातों से पुलिस का शक और गहरा हो गया कि इनका हत्या की गई है, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं थे दोस्तों उनके पास। जांच करने वाली टीम अब हर छोटी बड़ी चीजों को ध्यान से देखने लगी। आसपास उल्टी जैसे निशान भी मिले थे, जिनसे लग रहा था कि मौत से पहले वहां बेहद दर्दनाक कुछ हुआ है। हालांकि शव पूरी तरह गल नहीं पाए थे दोस्तों, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना नामुमकिन हो रहा था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जंगल में जगह जगह दोस्तों इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। कहीं हाथ की हड्डी तो कहीं पैर की हड्डी, सिर अलग था। इसी बीच मोनू और साक्षी के परिवार वाले भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस से रोते हुए अपने बच्चों के गायब होने की बात बोलते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं और FIR क्यों दर्ज नहीं कराई थी दोनों तक। तो उन्होंने पूरा मामला उनको बताया। जांच के दौरान पुलिस को एक कॉलेज बैग भी मिला। मतलब जहां वो बॉडी पड़ी हुई थी वहां एक कॉलेज बैग भी मिला हुआ था। थोड़ी दूर पर लड़की के सैंडल और कुछ कपड़े पड़े थे। वहीं लड़के के पैरों के साथ एक ब्रेसलेट भी पड़ा हुआ था।
परिवार वालों ने इन चीज़ों को देखते ही पहचान लिया। मोनू के परिवार वाले मोनू को पहचान चुके थे उसके कपड़ों से, और साक्षी के जो घर वाले थे साक्षी के कपड़ों को देखकर पहचान चुके थे। अब बिल्कुल मामला साफ हो चुका था कि ये दोनों का शव मोनू और साक्षी के हैं, मतलब ये दोनों सब साक्षी और मोनू के हैं दोस्तों। हालांकि कई जरूरी चीज़ें वहाँ से गायब थीं दोस्तों, जैसे कि उनका मोबाइल फ़ोन, उनके पहचान पत्र, एटीएम कार्ड और कुछ निजी सामान भी लापता थे। अब सवाल ये था कि इतना सामान है और ये लेके चला गया, मतलब पुलिस का मन गहराता चला जा रहा था कि इनके साथ कुछ ना कुछ जरूर कुछ अप्रिय हुआ है और सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। और जब जो पुलिस वाले वहाँ थे और जो अधिकारी थे उन्होंने वहाँ जहर की शीशी को देखा और शुरुआत में यही अनुमान लगाया कि शायद दोनों ने अपने आप अपनी जान ले ली है, क्योंकि परिवार वालों ने भी बताया था पुलिस वालों को कि वो दोनों प्यार करते थे लेकिन जाति अलग थी। शायद इसी वजह से दोनों तनाव में थे और शायद तनाव में आकर उन्हें अपनी जान दे दी दोस्तों। जब जाति अलग थी तो सबसे पहले सर घर वालों पे ही जा रहा था कि शायद इन लोगों ने इनको जहर दे दिया और मार दिया हो। लगातार घर वालों से पुलिस वालों द्वारा पूछताछ की जाने पर, मतलब उनसे पूछताछ करी जा रही थी, लेकिन उनके बयानों से पुलिस वालों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन पर संदेह किया जा सके दोस्तों। अब पुलिस वालों के दिमाग में एक सवाल ये था कि आखिर सच क्या है, मतलब पुलिस वाले भी चकरा चुके थे कि आखिर सच क्या है। धीरे धीरे पुलिस वालों ने जो घटना स्थल था उस पर जो वहाँ चीज़ें मिली थी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस्तेमाल किए हुए कॉन्डोम, शराब की बोतलें और खाने पीने के रैपर इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि वहाँ सिर्फ लड़का और लड़की नहीं बल्कि उनके साथ कोई और भी था, और उस रात जो वहाँ मौजूद था उसी ने सामान गायब करा है इन लोगों का। लेकिन आखिर वो था कौन? अब ये मुद्दा बन चुका था पुलिस के लिए कि मतलब ये क्या था। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकालना शुरुआत कर दी, मतलब दोनों के अलग अलग नंबरों की कॉल डिटेल निकालना शुरुआत करी कि कहाँ उन्होंने बात करी है लास्ट। लेकिन शुरुआत में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि दोनों की हत्या की गई है। मामला लगातार दोस्तों उलझता चला जा रहा था धीरे धीरे। लेकिन फिर एक दिन अचानक इस केस में एक नया मोड़ आ जाता है दोस्तों। कई दिनों बाद एक मोबाइल नंबर दोबारा चालू है। उनके जो फ़ोन खोए थे ना वो पुलिस ने उस पर डाल रखे थे कि ट्रेस करने पे कि शायद कुछ पता पड़े इनसे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि पकड़ा तो जाता ही है। एक कामता कुशवाहा नाम के व्यक्ति के पास उनका एक मोबाइल नंबर मिल जाता है, मतलब वो उसमें सिम डाल के उसने चालू कर ली थी। जो मोबाइल उनके खोए थे बच्चों के दोनों के, साक्षी के और मोनू के, एक चालू हो जाता है। पुलिस वाले ने बिना किसी अड़बड़ी के कामता कुशवाहा पर नजर रखना शुरू कर दी। फिर एक दिन उसके घर की घेराबंदी करके उसे हिरासत में ले लिया सीधे डायरेक्ट। पूछताछ में पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। कामता कुशवाहा था जो आदमी था उसने घबराते हुए बताया कि यह फोन उसके गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र राय है उसने दिया है, देवेंद्र राय ने दिया है। और जैसे ही देवेंद्र राय का नाम सामने आया पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। देवेंद्र को पकड़कर पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह सिर्फ जंगल में गया जरूर था और वहां से गुजर रहा था और उन्होंने वहां 2 शव पड़े हुए देखे। उसका कहना यह भी था कि वहां जब वो 2 शव पड़े थे वहीं से मुझे मोबाइल मिला, मैं उठा के ले आया अपने। पुलिस को पहली नज़र में उसकी बात काफ़ी सामान्य लग रही थी। पुलिस को कुछ समय के लिए लगा कि शायद वह सच बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली गई पुलिस ने देवेंद्र के फ़ोन रिकॉर्ड और उसकी गतिविधियों की भी जांच करवाना शुरू कर दी। मतलब पुलिस को थोड़ा तो शक हो चुका था लेकिन पक्का नहीं हुआ था दोस्तों कि ये इसमें शामिल हो सकता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि देवेंद्र का उस इलाके में अक्सर आना जाना रहता है, मतलब वो गांव का था तो वहाँ आना जाना उसका लगा रहता था दोस्तों। और पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसके पास जहाँ वो काम करता है वहाँ वो फार्म हाउस में काम करता है जो कि राकेश गिरी नामक के व्यक्ति का है और देवेंद्र पिछले कई सालों से वहाँ उसके यहाँ नौकरी कर रहा था। यह जानकारी सामने आते ही पुलिस का ध्यान अब राकेश गिरी की तरफ भी चला जाता है दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने राकेश गिरी से भी अलग से पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब दोनों के बयान मिलाए जाते हैं दोस्तों तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे थे। पुलिस का शक अब और गहरा हो जाता है। फिर दोनों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं दोस्तों और फॉरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं जांच के लिए। और दूसरी तरफ दोस्तों
घटनास्थल से मिले हुए कॉन्डोम जो थे उनका भी डीएनए सैंपल निकाला गया था। कुछ समय बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको चौंका दिया दोस्तों। कॉन्डोम से मिले डीएनए सैंपल देवेंद्र राय और राकेश गिरी दोनों से मैच कर गए थे। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि इन दोनों का इस घटना से सीधा संबंध है। इसके बाद दोनों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। मतलब पहले तो नॉर्मली कर रही थी, फिर आप तो जानते ही हो पुलिस की सख्ती वाली भाषा कैसी होती है दोस्तों। शुरुआत में तो दोस्तों पुलिस को वो दोनों इधर उधर की बातें लेके घुमाने लगते हैं, लेकिन दबाव बढ़ने पर आखिरकार सच सामने बाहर आ ही जाता है। देवेंद्र ने बताया कि उसने जंगल में पहले मोनू और साक्षी को देखा जरूर था। उस समय दोनों आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, और जब उन दोनों को लगा साक्षी और मोनू को कि आसपास कोई नहीं है, तब उन्होंने अपने मालिक को जाकर, मतलब जो राकेश गिरी था, उसको बताया कि जंगल में एक लड़का लड़की अकेले बैठे हैं और कुछ आपत्तिजनक स्थिति में हैं और कुछ हरकत कर रहे हैं। यह सुनते ही राकेश के इरादे बदल गए और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला कर लिया। राकेश ने फार्म हाउस से एक डंडा, एक कुल्हाड़ी और कुछ सामान उठाया, फिर वह देवेंद्र के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उधर मोनू और साक्षी अपनी दुनिया में खोए हुए थे दोस्तों। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ पल बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही दोनों आरोपी वहां पहुंचे, राकेश ने अचानक मोनू के सर पर डंडा दे मारा और वार इतना तेज था दोस्तों कि वह बिल्कुल संभल नहीं पाया और साक्षी डर के मारे कांपने लगी कि ये क्या हो गया। दोनों आरोपियों ने उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो उनका भी वही हाल होगा जो मोनू का हो चुका है। मतलब साक्षी को उन्होंने डराया। इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती की। मोनू घायल हालत में सब कुछ देख रहा था, लेकिन विरोध करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल घायल हो चुका था बुरे तरीके से दोस्तों। कुछ देर बाद राकेश ने अपने नौकर देवेंद्र को फार्म हाउस भेजा। उसने वहां रखी जहरीली दवा लाने के लिए कहा। मतलब उसने अपने नौकर को भेजा कि जाओ वहां से जहरीली दवा लेकर आओ। देवेंद्र तुरंत भागकर गया और थोड़ी देर बाद जहर की शीशी लेकर वहां लौट आता है। वो जो दो चीजें थी वो जेब में रखी थी दोस्तों, उसने वो कॉन्डोम रखे थे। बताया गया कि उस जहरीले पदार्थ को पानी में मिलाकर दोनों को जबरदस्ती पिलाएगा। अब सोचिए उन दोनों पर क्या गुजर रही होगी। मोनू और साक्षी लगातार डर और दर्द में थे। आरोपी वहीं बैठकर उनका इंतजार करते रहे जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने दम तोड़ा वहां सन्नाटा पसर गया दोस्तों और दोनों वहां से वापस अपने फार्म हाउस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घटना के बाद आरोपियों ने दोनों का सामान इकट्ठा किया। मोबाइल फोन, पैसे और पहचान पत्र से जुड़ी चीजें अपने साथ ले गए ताकि शवों की पहचान आसानी से ना हो सके। बाद में एक मोबाइल देवेंद्र ने अपने गांव के जानने वाले कामता कुशवाहा को दे दिया था दोस्तों, जबकि बाकी सामान फार्म हाउस में ही छुपा दिया गया। उन्हें लग रहा था कि यह मामला कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि लगभग 2 हफ्तों तक किसी ने पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी। परिवार वालों को अब भी यही भरोसा था कि दोनों कहीं साथ चले गए हैं और जल्दी शायद लौट भी आए। किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना खौफनाक अपराध हो जाएगा दोस्तों। पुलिस ने धीरे धीरे हर सबूत को जोड़ना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन, डीएनए रिपोर्ट, घटना स्थल से मिले सामान और आरोपियों के बयान ने पूरे केस की तस्वीर एकदम कांच की तरह साफ कर दी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। कई सालों तक अदालत में सुनवाई चलती रही। आखिरकार 30 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने देवेंद्र राय और राकेश गिरी दोनों को दोषी मानते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले ने पूरे इलाके में फिर से उस दर्दनाक घटना की याद ताजा कर दी थी दोस्तों। यह मामला लोगों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहा। 2 ऐसे युवा जो एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, कुछ दरिंदों की सोच का शिकार बन गए। परिवार वालों को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी दोस्तों। लेकिन इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि कभी कभी छोटी सी लापरवाही भी जिंदगी का दर्द बन जाती है। दोस्तों, मैं अपनी राय दूं तो ये गलत हुआ। बच्चों को जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़कपन जो होता है उस टाइम कुछ नहीं दिखता, सब कुछ हरियाली हरियाली नजर आती है। लेकिन हकीकत यही है कि एकांत जगह पर कभी भी कोई भी बच्चा ना जाए, खास करके लड़की को लेकर। तो मेरी राय थी ये पर्सनल दोस्तों। जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उनको दोनों को सजा मिली, बहुत अच्छी मिली। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।